हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम वाइश आईएएस और आज हम फिर से एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लाए हैं जो कि है असम राइफल्स ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो ये पार्लियामेंट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सॉरी, जो ये पैरामिलिट्री फोर्स है ये इकलौती ऐसी फोर्स है जिसका ड्यूअल कंट्रोल है दो मिनिस्ट्रीज के पास। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ड्यूअल कंट्रोल का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है और ये फाइट चल क्यों रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो जानने को मिलेगा वो मिलेगा असम राइफल्स के बारे में। बट बेसिकली जो हम फोकस करेंगे वो ये करेंगे कि जो ये मिनिस्ट्रीज के बीच में हसल चल रही है वो एग्जैक्टली है क्या और ये चाहते क्या है। देखो, अल्टीमेटली ये माइंडसेट रख के चलना कि एक मिनिस्ट्री इसका फुल कंट्रोल चाहती है। ठीक है, तो सिंगुलर मिनिस्ट्री हम बोलेंगे कि सिंगल मिनिस्ट्री के अंदर इसको लाने की बात की जा रही है। बट उससे पहले हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हमें डिटेल में पता होना चाहिए दैट एग्जैक्टली मैटर ऑफ कंसर्न है क्या अभी। ठीक है, देखो अब क्या है, असम राइफल्स जो है जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये इकलौती पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके पास ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक तो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है, एक तो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एक होता है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें आप पहले ये समझ के चलिए कि दो मिनिस्ट्रीज इधर इन्वॉल्व है, एक तो एमएचए और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैसे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो इसका होम अफेयर्स के पास है। ठीक है, और जो इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। तो ये दोनों के बीच में ऑलमोस्ट ये देख लो, आप ये देखेंगे कि अगर होल सोल एक मिनिस्ट्री के पास कंट्रोल है तो उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। ठीक है, अगर दो मिनिस्ट्री के पास कंट्रोल है तो उसके अलग से फिर अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। तो इसमें हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देखने हैं, हमें बेसिकली ये मैटर देखना है कि एग्जैक्टली ये है क्या और ये अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, अब असम राइफल्स क्या है, हमें पता है कि वी हैव 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफएस है हमारे पास, और जो कि मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है और आपका कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है। ठीक है, तो पहले ये 6 अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस देखो। ठीक है, एक है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेक्स्ट है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेक्स्ट है आपका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड द सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ठीक है, तो उसमें से असम राइफल इज वन अमंग दो 6। अब क्या है कि ये एक टास्क बन गया है कि मेंटेनेंस, मतलब जो असम राइफल है ये करती क्या है एग्जैक्टली। पहली बात तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला है असम से आपको समझ ही आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट साइड में ये क्या नॉर्थ ईस्ट साइड में ही इनका स्पेसिफिकेशन है, तो इनको वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो टास्क है असम राइफल का वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अलोंग विथ किसके साथ, इंडियन आर्मी और इंडो म्यांमार बॉर्डर के जो गार्ड्स हैं उनके साथ में। ठीक है, और इसको इसकी ऑलमोस्ट एक सैंक्शन स्ट्रेंथ आप मान लो 63,000 पर्सनल है इनके पास और 46 बटालियंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग स्टाफ को अलग रखने के बाद, ठीक है, तो ये आप इसका बेसिक जान के रखो। हाँ, शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक सा मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि वाइश आईएएस से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब या जीमेल पे। और अगर आपको अब जैसे कि एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट पास आ रहा है तो आपको अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट सीरीज चाहिए होलिस्टिक मैनर में, ठीक है, एट लीस्ट प्राइजेस, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए 7200681675। इसमें वाइश सर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी विद अ वेरी बेसिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कीजिए। एज यू मस्ट बी नोइंग कि अभी टाइम कितना है आपका, तो दिस इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड यूपीएससी चैनल, सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मूव अहेड। ठीक है, अब यूनिक क्यों है असम राइफल्स। ठीक है, ऑपरेशनल देख लिया आपने, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देख लिया, अब एग्जैक्टली ये यूनिक क्यों है। हमने एक चीज देखी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर क्या आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है
कि जो सैलरीज हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इनको कौन देता है? ऑफ कोर्स सी बात है, सैलरी वगैरह कौन देगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनका सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है। बट जो डिप्लॉयमेंट है, कंट्रोलिंग पावर जो हम बोल रहे हैं ना, ऑपरेशनल पावर जो है, डिप्लॉयमेंट है, पोस्टिंग हुआ, डेपुटेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ। डेपुटेशन आप समझते होंगे ना, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे, नॉट डायरेक्ट बाय ट्रांसफर बट बाय डेपुटेशन, कि आपका जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करने के लिए डेपुटेशन करते हैं, ठीक है। मतलब पोस्टिंग आपकी मेन वही रहती है, डेप्यूट करना, ओके। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न अभी, ठीक है। और ये आपका कौन देखता है? जो डिप्लॉयमेंट पोस्टिंग वगैरह है, ये आपकी आर्मी देखती है, जो किस में आती है? डिफेंस में, ठीक है। तो जितने भी इसके सीनियर रैंक्स वाले हैं, डीजी से लेकर आईजी तक और सेक्टर हेडक्वार्टर्स, इनको ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी ही देखते हैं। और ये जो फोर्स है, इसको कमांड दी जाती है लेफ्टिनेंट जनरल से, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है एग्जैक्टली कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या कर रहा है और डिफेंस कंट्रोल इसमें क्या कर रहा है। तो लड़ाई इस बात की है, ठीक है। लड़ाई वॉन्ट बी द राइट वर्ड ओवर हियर, बट लड़ाई इस बात की है कि बेसिकली ये चाहते हैं कि एक सिंगुलर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि इससे हसल भी रहता है। अगर आर्मी को कुछ एक्शन लेना होता है तो फर्स्ट दे हैव टू लुक आफ्टर कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सैलरीज हुई, तो उसमें क्या रहता है, इनका थोड़ा सा हसल रहता है, ठीक है। अब आगे देखो, होने को ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है एमएचए के अंदर, बट इसके रिक्रूटमेंट्स हुए, पर्क्स हुए, प्रमोशंस हुए, ठीक है, रिटायरमेंट पॉलिसी हुई, ये सब कौन देखता है? ये सब आपका देखता है एमएचए सीएपीएफ के लिए। तो क्या होता है कि दो सेट ऑफ डिमांड बन जाती है इससे, ठीक है। एक तो असम राइफल के अंदर डिमांड बनी हुई है, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब ये चाहते हैं कि एक सिंगुलर कंट्रोल आ जाए। जो आपके लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल है, पर्सनल है फोर्स में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही रहना चाहते हैं। किसके? एमओडी के। बिकॉज उससे क्या होगा, बेटर पर्क्स और रिटायरमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। जो कि हायर है सीएपीएफ, मतलब जो एमएचए देता है उससे ज्यादा इनको एमओडी देगा, ठीक है। तो हाउएवर आर्मी पर्सनल क्या चाहते हैं कि वो भी जल्दी रिटायर हो जाते हैं, आपको पता है, एट द एज ऑफ 35, ठीक है, कुछ 15 साल सर्व करके, while the retirement age of CAPF is 60 years। समझ रहे हो आप? तो ये चाहते हैं कि हम आर्मी के अंदर आ जाए, क्योंकि रिटायरमेंट एज देख लो, क्योंकि सीएपीएफ को तो 60 इयर्स ऑफ एज तक आप जा सकते हो, ठीक है, और आपके इसमें 35 ही है। तो सीएपीएफ ऑफिसर्स ने उनको क्या किया है, रिसेंटली नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया गया है, जिसे एनएफएफयू कहता है, टू एटलीस्ट फाइनेंशियली एड्रेस द इशू ऑफ स्टैग्नेशन इन देयर करियर, कि चलो एक करियर में रुकावट तो नहीं होगी, तो उन्हें नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन्होंने दे दिया। बट क्या है कि प्रमोशन नहीं है, तो उन्हें सोचा इन्होंने कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे दो। बट जो आर्मी पर्सनल है ना, उसको 1 रैंक 1 पेंशन मिलता है, तो सीएपीएफ को ये नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये जंग, मतलब ये मान लो आप एमएचए और एमओडी जो है, इन दोनों के जो पर्क्स आप देखेंगे कि रिटायरमेंट एज हुई, आपका प्रमोशन सिस्टम हुआ, आपका पेंशन सिस्टम हुआ, तो आर्मी वालों का इज टोटली डिफरेंट और आपके सीएपीएफ वालों का इज टोटली डिफरेंट। तो व्हाट दे आर एक्चुअली विलिंग टू, कि भाई जब आपका सैलरी, आपका पूरा ऑपरेशनल पावर जो देख रहा है, आर्मी देख रहा है, तो सीएपीएफ से चाहते हैं कि हमें आर्मी के अंडर ही दे दिया जाए पूरा, जो हमारे रिक्रूटमेंट वर्क्स, प्रमोशन है, ये सब एमएचए की जगह एमओडी ही देख ले, ठीक है। आगे देखो, मतलब अब ये चाहते क्यों है, पूरा एमओएच क्यों पूरा कंट्रोल जाता है, एमएचए सॉरी, एंड एमओडी पूरा कंट्रोल क्यों चाहता है। अब हम दोनों को बाइफिकेट करके देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो ये बोल रहा है कि जो आपकी जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, वो ऑलरेडी अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल है मिनिस्ट्री के, और असम राइफल अगर एमएचए के अंदर आ जाएगी, सुनना बात को, जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, इस वर्ड पे ध्यान देना, दी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, ठीक है, वो ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है, उनका एमएचए के पास है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर असम राइफल्स भी हमारे अंडर आ जाती है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच मिल जाएगी, क्योंकि सारी बॉर्डर फोर्सेस किसके अंडर आ जाएगी, एमएचए के अंदर। एमएचए ये भी बोलता है साथ में कि जो असम राइफल्स है ना, ये एक पैटर्न पे काम करेगी ड्यूरिंग द 1960, और जो मिनिस्ट्री वांट टू मेक गार्डिंग ऑफ इंडो म्यांमार बॉर्डर ऑन द लाइंस ऑफ अदर सीएपीएफ। समझ रहे हो बात? तो
MHA का आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली ऑन की कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच मिल जाएगी किसको, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को, ठीक है। तो ये चीज आप देख के चलिए। अब बट आर्मी क्या बोलता है, वो नेक्स्ट में इसमें क्या क्रॉस आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि कोई नीड नहीं है आपको फिक्स करने के लिए, जो टूटा ही नहीं है उसको फिक्स क्यों करना चाहते हैं आप। उन्होंने ये बोला दैट देयर इज नो नीड टू फिक्स व्हाट इजंट बी ब्रोकन। सोर्सेज ये बताते हैं कि आर्मी इस ओपिनियन में है कि असम राइफल जो है उसने अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम किया है आर्मी के साथ, ऐसा कोई उनके बीच में हसल नहीं है कि आप ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। दे हैव वर्कड ऑलरेडी इन अ गुड कोऑर्डिनेशन और फ्रीज अप द आर्मी फोर्सेस फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आर्मी की भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी असम राइफल के होने से कम हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आर्मी अपने कोर स्ट्रेंथ पे काम कर पाती है। समझ रहे हैं आप कंसेप्ट को, इनका कहना भी सही है। अब एमएचए तो ये सोच के चल रही है कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की इंटीग्रेटेड अप्रोच मिल जाएगी, बट आर्मी ये बोल रहा है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है असम राइफल के होने से, और असम राइफल ने काफी अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम किया है, तो हम उससे हमारी कोर स्ट्रेंथ पे मोस्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली हम उस पर ध्यान दे पाते हैं। आर्मी ने इसके साथ ये भी बोला है कि असम राइफल शुरू से एक मिलिट्री फोर्स है, ये कोई पुलिस फोर्स नहीं है, और उसे वैसे ही बिल्ड किया गया है, मिलिट्री फोर्स की तरह ही बिल्ड किया गया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप एमएचए को कंट्रोल दे भी देते हैं ना, या फिर आप इसे मर्ज कर देते हैं किसी और सीएपीएफ के साथ, तो ये जो है ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि फोर्स क्या है, और ये जियोपॉर्डाइज हो जाएगी आपकी नेशनल सिक्योरिटी। तो पुलिस और मिलिट्री फोर्स को आप एकदम कंफ्यूज कर देंगे, तो बेसिकली जियोपॉर्डाइज रहेगा आपका नेशनल सिक्योरिटी का। तो देखो ये पेज पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको दोनों के व्यू समझ आ जाएंगे। ये दोनों के व्यू समझने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि व्हाट यू आर इन फेवर ऑफ। हमारे फेवर में होने नहीं होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन कि एग्जैक्टली आप क्या समझ पा रहे हैं कि एमएचए का ओपिनियन इज स्ट्रॉन्गर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ओपिनियन इज स्ट्रॉन्गर। देखा जाए तो दोनों अपनी जगह सही है, बट क्या जियोपार्डाइज करना इज बेटर, क्या जियोपार्डाइज को इनविटेशन देना इज बेटर, या बिखरी हुई चीज को जोड़ना इज बेटर। ठीक है, ये यूं बोल रहे हैं आर्मी वाले कि ऐसा जो टूटा ही नहीं है उस चीज को क्यों तुम फिक्स करना चाहते हो, ठीक है, जबरदस्ती। आगे देखो, अब ये इशू कितना पुराना है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। 2013 में एमएचए ने फर्स्ट प्रपोजल दिया था कि ऑपरेशनल कंट्रोल भी हमें दे दो और इसे बीएसएफ से मर्ज कर दो। तो डिस्कशन था एमएचए और एमओडी के बीच में, बट कोई ग्राउंड पे ये आ नहीं पाए थे, मतलब एक कंक्लूज नहीं हुआ था इसका कुछ भी। फिर 2009 में अमित शाह ने जैसे ही होम मिनिस्ट्री संभाली तो प्रपोजल को वापस रिन्यू किया गया। यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सन को हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, जस्ट कि मेरे को आपको हायरार्की बताना है कि कितना पुराना इशू है ये, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि असम राइफल को इस बार आईटीबीपी से मर्ज कर दो। तो ये जो मैटर है ये काफी टाइम से पेंडिंग है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी एंड डिस्कशन चलता जाता है दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में, बट वही कंक्लूजन की बात है। सिंस देन इंडियन आर्मी हैज बीन एक्चुअली पुशिंग, इंडियन आर्मी पुश कर रही है कि हम पूरा असम का कंट्रोल तो चाहते ही चाहते हैं, बट ऑपरेशनल कंट्रोल हम आईटीबीपी पे भी चाहते हैं इस बार, क्योंकि वो साइनो इंडियन तिब्बतन साइनो इंडियन बॉर्डर को कंट्रोल करती है और वो स्टैंड ऑफ में लड़ रही है अपने लद्दाख रीजन में चाइना से, ठीक है। तो मतलब ये पिटीशन फाइल करी गई है कोर्ट में बहुत ज्यादा असम राइफल को लेकर। तो आप समझ पा रहे हैं 2013 में बात हुई कि इसको बीएसएफ से ले लो, बीएसएफ से मर्ज कर दो, फिर आईटीबीपी से मर्ज कर दो, बट अब आदमी बोल रही है कि आईटीबीपी का भी ऑपरेशनल कंट्रोल दो और इसका फुल कंट्रोल दो हमें। समझ रहे हैं आप? तो अब असम राइफल्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो, पहली बात तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो 1835 से ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 750 मैन हुआ करते थे ये, तो दोनों वर्ल्ड वॉर ये लड़ने भी गए, ठीक है। साइनो इंडियन वॉर भी ये लड़ने गए, ठीक है। और इन्हें एंटी इंसर्जेंसी फोर्स के जैसे काम में लिया गया। तो आपको समझ आ रहा है बैक में कितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है ये। राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री। दिस स्टेटमेंट इज इन इटसेल्फ अ कंप्लीट आंसर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ असम राइफल्स, ठीक है। तो इसको आप पूरा पढ़िए कि एग्जैक्टली ये है क्या। मतलब ये मैंने पूरा इसमें इसलिए डाला है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और पूरा इसको पढ़िए कि कैसे 750 लोगों से
3000 हो गए और अभी मैंने आपको इसके आगे फोर्स बताई थी कि कितना है। तो देखो ये अपने आप में बहुत परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है, इसको आप पढ़ के चलना। ओके, नेक्स्ट देखो आप, अब बेसिकली क्या है, अब ये जो चाह रही है ना दोनों मिनिस्ट्री, ये चाह रही है कि सिंगुलर कंट्रोल दे दो। दोनों का आपने देख ही लिया कि एमएचए क्या चाहती है और एमओडी क्या चाहती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वाइश आईएएस नॉट ओनली करंट अफेयर्स, आपको सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी और ये सब भी प्रोवाइड कराता है। इनके वीडियोस प्रोवाइड करे गए हैं, तो वाइश आईएएस के चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है। आप वाइश सर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से जुड़ जाइए, आपको टाइम ऑन टाइम अपडेट मिल जाएगा। हमारा करंट अफेयर शो भी आता है, हमारा द हिंदू शो भी आता है, ठीक है। So it does that at one place you are being provided with a consolidated information and consolidated data, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाना है, अपना एफर्ट्स दिखाना है that yes you are willing to study and we are willing to provide you everything. So I hope आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो डोंट फॉरगेट, आप एक बार व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए सर से, आप शेड्यूल ही देखिए, यू विल एक्चुअली कम टू नो दैट इट इज वर्थ बाइंग। और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हसल चल रही है एमओडी और एमएचए के बीच में और आपका क्या ओपिनियन है इस पे। हमारा काम था आपको एग्जैक्टली बताना कि ये ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है, मैटर कितना पुराना है और कौन सी मिनिस्ट्री अपना क्या ओपिनियन देती है। So this is enough for today guys. Hope you like the video. Don't forget to subscribe to the channel और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। Everything is provided over here free. बस आपको एक बेसिक अमाउंट है सीरियस एस्पिरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सीरियस एस्पिरेंट को ही हमारे पार्ट में इंक्लूड करने के लिए। तो दैट इज वेरी बेसिक फीस। तो आप एक बार शेड्यूल ही देख लीजिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। आई एम श्योर अबाउट इट दैट यू विल लाइक द कॉम्प्रिहेंसिव एंड consolidated structure of our test series. So thank you for today guys, have a good day ahead, bye bye.